ओके नाउ सी अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, ब्लैक मनी एक्ट 2015। एक्चुअली सी एक्ट का एक्चुअल नाम क्या मानो सुनो, ब्लैक मनी ब्रैकेट में अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट ब्रैकेट बंद इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, लंबा नाम है ये देखो, ब्लैक मनी फिर ब्रैकेट में क्या आता है, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, फिर बाद में इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। सी एक्चुअल नाम बताना मेरा फर्ज है इसलिए बता रहा हूं, बाकी तुम लोग एग्जाम में कैजुअली ऐसे भी कोट करोगे ना, ब्लैक मनी एक्ट चलेगा। तो सुनो, ये चैप्टर टोटल ये देखो 7 पार्ट में टॉपिक होने वाला, कितना 7 पार्ट में टॉपिक होगा। पहले तो बताऊंगा इंट्रोडक्शन इसका, फिर बेसिस ऑफ चार्ज, बस ये समरी देख लो ना, ये हिसाब से जाना है। तो सी सबसे पहले इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है। तो सी ये ब्लैक मनी एक्ट बना किसके लिए, ब्लैक मनी को टैक्स करने के लिए। अब सी नाम से सुन के क्या लगता है, ओ ब्लैक मनी को टैक्स करने के लिए अलग से एक्ट है, लेकिन सी ये ब्लैक मनी कौन सा मालूम है, जो फॉरेन में लोकेटेड है। सी इंडिया में मेरे पास बहुत सारा काला धन पड़ा है ना, तो उसको तो इनकम टैक्स वाले निपटते, और इनकम टैक्स का अलग एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये अलग से एक्ट बना है किसके लिए, इट इज नॉट फॉर ब्लैक मनी लोकेटेड इन इंडिया, इट इज फॉर ब्लैक मनी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, क्योंकि उन लोग को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अलग प्रोविजंस बना के रखे, और इनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। एक तो बेशरम कमाता है, टैक्स नहीं भरता है, और मस्त में उसको फॉरेन कंट्री में छुपा देता है। तो ऐसे लोग की चोरी पकड़ में आती है ना, तो उनको इस एक्ट में लपेटे में लेते हैं। दैट मीन्स मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कुछ ब्लैक का पैसा है, सिर्फ ब्लैक का पैसा मतलब इनकम ही है जिस पर मैंने टैक्स नहीं भरा है, लेकिन वो ब्लैक का पैसा मैंने इंडिया में ही रखा हुआ है ना, तो ये एक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, ब्लैक का पैसा इंडिया में ही पड़ा है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस है। अगर ब्लैक के पैसों का मालूम पड़ता है तो इन लोग अपना केस रीओपन करते, रेड करते, रेड वाला चैप्टर भी है ना एक, इनकम टैक्स वाले रेड डालते, कभी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीओपनिंग होता है, दिस इज व्हेन द ब्लैक मनी इज इन इंडिया। लेकिन इस चैप्टर में दिमाग से निकाल दो कि ब्लैक मनी इंडिया में है, इट इज इन फॉरेन कंट्री। ओके, अब सुनो, ये एक्ट कब चालू हुआ था, 2015 में। तो सी 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर ने ना बजट में सबको धमकी दी थी, शराफत से है ना, जिसके पास भी फॉरेन में ब्लैक का पैसा पड़ा है 30 सितंबर 2015 तक डिक्लेयर कर दो। वार्निंग दिया था 30 सितंबर 2015, ये लिटरली ये डेट थी। किस बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, बजट 2015, और बजट तो फेब में आया था। तो उस बजट में बोला था कि देखो अभी फरवरी महीना चल रहा है, आपको सितंबर 2015 तक मोहलत दे रहे, शराफत से तुम लोग बता दो तुम्हारे पास फॉरेन में कितना काला धन पड़ा है, बता दो। चाहे फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, फॉरेन में कोई बंगला है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, जो भी डिस्क्लोज कर दो लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2015, और डिस्क्लोज करने के बाद उसकी वैल्यू का 30% टैक्स भर दो 31 दिसंबर तक। 2 डेट बोली थी, 30 सितंबर 2015 तक डिक्लेयर करो, और 31 दिसंबर 2015 तक उसका 30% टैक्स पे करो। और अगर आपने कर दिया ना, तो आपके ब्लैक के पैसे को क्लीन चिट मिल जाएगा, मतलब आपका ब्लैक का पैसा वाइट का हो जाएगा, क्योंकि तूने टैक्स भर दिया ना, और भरना भी कितना था, 30%। मतलब ये अच्छी डील थी, लेकिन टाइम कितना मिला तो यही टाइम था। एंड फिर बाद में बजट में फाइनेंस मिनिस्टर धमकी दी कि अगर तुमने ये डेट तक डिक्लेयर नहीं किया, और बाद में दिसंबर तक उसका टैक्स नहीं भरा, और बाद में फ्यूचर में हमको मालूम पड़ा कि तेरे पास फॉरेन में ब्लैक का पैसा है, तो हम तो 30% टैक्स तो मारेंगे ही, उसका 3 गुना पेनल्टी भी चार्ज करेंगे।
मतलब जो तेरा एक 30% से काम हो रहा है, तेरे को 4 30% भरने पड़ेंगे। 30%, समझा? 30% टैक्स है और इसका 3 गुना पेनल्टी। तो इन शॉर्ट सी अनाउंसमेंट में बोला था कि अगर तुमने दिखा दिया तो फायदा क्या है? बस जो भी तुम्हारे पास फॉरेन में धन दौलत पड़ी है उसकी वैल्यू का 30% जो बनता है भर दो। भरने की डेट क्या दी थी? 31 दिसंबर। और भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो एक सेकेंड, भर दिया तो 30% में काम हो जाएगा। नहीं भरा, फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला उन्हें कि अभी हम लोग ने फॉरेन कंट्रियों से टाई अप करके रखा है, तू नहीं बताएगा, लेकिन हमको अगर कोई फॉरेन कंट्री से खबर मिली कि तेरा काला धन उधर लोकेटेड है तो हम तेरी बैंड बजा देंगे, यानी कि 30% तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, उसका 3 गुना पेनल्टी, प्लस जेल में भी जाना पड़ सकता है। ऐसी धमकी दे के लॉ चालू हुआ था। ओके, क्या खत्म किया मैंने? इंट्रोडक्शन। ओके, एक पोर्शन खत्म हुआ है, पढ़ो। ये एक्ट कब से एक्टिव हुआ था? प्रीवियस से 15-16। ऑब्वियसली बजट 15 आता है तो 15-16 से एप्लीकेबल होता है ना। एंड इट इज टू टैक्स द ब्लैक मनी अब्रॉड। सी, इसको मैं ना बोलता हूं ऊफी एंड ऊफा। ऊफी मतलब अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। व्हाट इज द फुल फॉर्म? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट। अनडिस्क्लोज का मतलब तूने दिखाया ही नहीं, मतलब टैक्स भी नहीं भरा है, और टैक्स नहीं भरा तभी तो छाप लगी ब्लैक मनी की। तो सी, चाहे तेरी फॉरेन की इनकम हो कि फॉरेन की प्रॉपर्टी हो, अगर तूने वो डिस्क्लोज नहीं की है तो ब्लैक मनी के दायरे में आ जाएगी। और वो भी गवर्नमेंट ने अपने को एक चांस तो दिया ही था ना कि अगर तू सेल्फ डिक्लेरेशन कर देगा तो 30% में हो जाएगा। नहीं तो अगर तू बोले नहीं नहीं मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ, मत बता। और एक्चुअली अच्छी डील थी यार, और कितने लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया था। अरे 30% टैक्स तो वैसे भी भरना ही पड़ता है, इतने टाइम तू छुपा के रखा था, अब तेरे को 30% टैक्स भर के तेरा ब्लैक का सब वाइट हो रहा है। तो डील तो बहुत अच्छी थी और उसमें बहुत लोगों ने डिक्लेयर किया था। लेकिन कितने लोग ऐसे पापी होते हैं ना, नहीं मैं तो डिक्लेयर करूंगा ही नहीं। लेकिन उनको फिर धमकी दे दी थी ना कि अगर पकड़ा गया तो 30% टैक्स प्लस 3 गुना पेनल्टी, प्लस जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने। ओके, फिर लुक हियर, नेक्स्ट थियरी क्या है? बेसिस ऑफ चार्ज। मतलब ये एक्ट कब एक्टिवेट होता है, मतलब ऑन व्हाट बेस तुमको टैक्स करेंगे? इफ एओ कम्स टू नो। इसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? इफ एओ कम्स टू नो। क्योंकि इसी ये चीज ऐसी है ना, कोई दिखाता नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में कैसा होता है, तू इनकम दिखा फिर टैक्स मारेंगे। लेकिन ब्लैक मनी का मतलब ही क्या है? कोई दिखाई नहीं रहा है, तो दिखाई नहीं रहा है तो टैक्स कैसे चालू होगा? इफ एओ कम्स टू नो। तो इसका लॉ में ना बेसिस ऑफ चार्ज लिखा है कि इफ एओ कम्स टू नो अबाउट योर ऊफी एंड ऊफा, अबाउट योर ऊफी एंड ऊफा, तब ये टैक्स एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब ही ये टैक्स एक्टिवेट कब होता है? इफ एओ कम्स टू नो। दैट मीन्स इफ एओ डजंट कम टू नो, प्लस इट्स अ ब्लैक मनी जो तू दिखाई नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट को पता चल रहा है, तो एक टैक्स एक्टिवेट नहीं होता है। एक सेकंड ना, तो ये देखो बेसिस ऑफ चार्ज क्या लिखा है, पढ़ो। इफ एओ कम्स टू नो। सी, ऐसे पूछो ना, कोई अगर गवर्नमेंट से झगड़ा करके बोले आप मेरे ऊपर हावी क्यों हो रहे ब्लैक मनी एक्ट लेके, ऑन व्हाट बेसिस यू आर चार्जिंग मी? तो गवर्नमेंट बोलेगी ऑन व्हाट बेसिस, बिकॉज वी हैव कम टू नो। तो ये बेसिस है, एओ हैज कम टू नो अबाउट योर ऊफी एंड ऊफा। सी, मैं ब्लैक मनी को ऊफी ऊफा करके बोलूंगा। ऊफी मतलब अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, ऊफा मतलब अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। सिंपल लैंग्वेज है, ब्लैक मनी है और उस पर 30% टैक्स लगेगा। ओके, इफ एओ कम्स टू नो, दैट मीन्स अगर एओ को नहीं मालूम पड़ा तो बच गए। और एओ को कैसे मालूम पड़ता है? इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट होता है,
पता है फॉरेन कंट्रीज के अपने दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है डट्टा, एक होता है टिया। दोनों का फुल फॉर्म बोलो ना। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और एक टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। ऐसे टाइप के रियल लाइफ में एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन इंडियन सरकार एंड फॉरेन सरकार, और इस एग्रीमेंट में इन लोग ने आपस में अंडरस्टैंडिंग रखी होती है कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो अगर अपना इंडिया के साथ सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में सिंगापुर ने कमिट किया है कि अगर कोई भारतवासी सिंगापुर में उल्टे कारनामे करता है तो वहाँ की सरकार हमको खबर दे देगी। तो वहाँ की सरकार खबर देती है तो एओ कम्स टू नो। अरे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एओ को भी कैसे मालूम पड़ेगा, एओ कोई भगवान थोड़ी है। एओ को फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन आती है, और वो क्यों आती है? क्योंकि हमने पहले से एग्रीमेंट बना के रखा है कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। तो अचानक कभी मेरे घर पे नोटिस आ गया ना ब्लैक मनी का, तो मुझे शौक नहीं होना चाहिए। हो सकता है मेरा स्विस बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है जो मैं इंडिया वालों को बता नहीं रहा था, लेकिन स्विस सरकार इंडियन गवर्नमेंट को बता दे, एंड फिर अचानक मेरे घर पे नोटिस आना चालू हो जाता है। ओके, क्या खत्म हुआ अपना? इंट्रोडक्शन खत्म, बेसिस ऑफ चार्ज खत्म। नेक्स्ट थियरी क्या है? वैल्यूएशन। अब सी वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है उन्हें? क्योंकि सी टैक्स 30% लगेगा, बट 30% ऑफ वॉट? पर ऊफी एंड ऊफा। ऊफी क्या होता है बताओ? अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। तो इनकम तो ऑलरेडी पैसों में ही होता है, तो उसको वैल्यू करने का जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज ऊफा? अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। और सी मैं बोलते टाइम ऊफी ऊफा ऊफी ऊफा बोलूँगा, लेकिन ऊफी कम निकल के बाहर आती है, ऊफा ज़्यादा निकलता है। जैसा सोच लो मैं भी एक पापी आदमी हूँ, तो मेरे पास फॉरेन में क्या होगा? बैंक अकाउंट, फॉरेन में बंगला होगा, फॉरेन में ज़मीन होगी, एसेट्स होंगे। ओके, इनकम भी आई होगी तो वो तो एसेट ही बन गया होगा ना इवेंचुअली। और अगर एसेट बन गया तो एसेट के नाम पे टैक्स आएगा, इनकम के नाम पे नहीं। लेकिन एसेट की किस वैल्यू पे टैक्स आएगा वो अभी मैं सिखाऊंगा। जैसे मेरे पास फॉरेन में एक ज़मीन पड़ी है, तो 30% ऑफ वॉट? तुम लोग बोलोगे ज़मीन की वैल्यू, लेकिन ज़मीन की वैल्यूएशन कैसे करूं वो अभी अपने को सीखना है। देख, अरे यही इस चैप्टर का मेन चार्म है, क्योंकि जो भी इंडिया के चोर पकड़े जाते हैं ना, उनकी फॉरेन के कोई ना कोई एसेट, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ ऊफा, वो पकड़ में आता है। और एसेट को टैक्स मारने के लिए उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। सी ये चैप्टर में ना इनकम का टैक्स कम आएगा, एसेट का टैक्स ज़्यादा आएगा। ओके, और एसेट तो कोई चीज़ होती है तो उसको वैल्यू करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि मेरे पास फॉरेन कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े, तो भी फॉरेन एसेट्स है जो मैंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए, तो शेयर का वैल्यूएशन कैसे करना है। फॉरेन में मेरे पास सोना चांदी पड़ा है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट थियरी क्या है? वैल्यूएशन की। सो सी बच्चों को दो चीज पढ़नी है, वाई टू वैल्यू, हाउ टू वैल्यू। वाई टू वैल्यू बिकॉज ऑन द वैल्यू वी हैव टू अप्लाई 30%। सो दैट्स वाई द क्वेश्चन इज हाउ टू वैल्यू। तो उसके लिए देखो मेरी थियरी कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज हो गई ना, तो अपना ऑलमोस्ट चैप्टर ही खत्म हो रहा है। इधर ये चैप्टर पूरा वैल्यूएशन के ऊपर ही है। तो सी एक एक करके बता रहा हूं। पहला वैल्यूएशन क्या मालूम है? वैल्यूएशन ऑफ जब पढ़ाई। ये कीवर्ड है मेरा। क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन ऑफ जब पढ़ाई। फुल फॉर्म गेस करोगे? ज्वेलरी, बुलियन। बुलियन मतलब सोना चांदी जो रॉ फॉर्म में पड़ा है। ज्वेलरी तो फिनिश्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, गहने। तो ज्वेलरी फिर क्या था? बुलियन। प्रेशियस स्टोन्स, जैसे डायमंड भी स्टोन्स होता है ना, डायमंड, और जो भी हम लोग अलग अलग स्टोन्स पढ़ते हैं ना अंगूठे में, वो सब तो प्रेशियस स्टोन्स। फिर डी फॉर डप्सा। डप्सा मैंने कैपिटल गेन में एक बार बोला था, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर जब पढ़ाई को देख, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सबको इकट्ठा क्यों रखा है?
सबका रूल सेम है। तो फुल फॉर्म बोलो, जब पढ़ाई का फुल फॉर्म क्या है? ज्वेलरी, बुलियन, प्रेशियस स्टोन्स। डप्सा, व्हाट इज डप्सा? ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्टिस्टिक वर्क, मतलब सब आर्ट वाली चीज को डप्सा बोलता हूं मैं। फिर डप्सा के ए क्या है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पुराने जमाने के एंटीक चीज है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, जमीन, बंगला, ये सब कहां पर है? फॉरेन में। सी पूरे चैप्टर में अपनी कल्पना क्या होनी चाहिए? ये सब सामान फॉरेन में पड़ा है। तो टेल मी, अगर इसकी चोरी पकड़ी गई, जैसे इंडिया वालों को मालूम पड़ गया शिरीष व्यास के पास फॉरेन में जब पड़ा ही है, तो टैक्स कैसे मारेंगे? इसकी मार्केट वैल्यू पे। अब इन सब की मार्केट वैल्यू कौन बताएगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ फॉरेन कंट्री। जैसे मालूम पड़ा कि ये सब चीजें मेरी है ना मलेशिया में पड़ी थी। अरे जब पढ़ाई वाली चीज मेरे पास मलेशिया में, तो मलेशियन सरकार ने वहां कोई वैल्यूअर को अप्रूव किया होगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अप्रूव्ड बाय मलेशियन सरकार, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अब मैं बोलूंगा अब वो सब कौन करे? करना पड़ेगा। इंडिया वाले ने तेरे को ब्लैक मनी एक्ट में पकड़ लिया ना, ये देख मेरे को पकड़ लिया है, तो मेरा कॉलर पकड़ के बोलेंगे वो मलेशिया जहां तूने ये छप पढ़ाई छुपा के रखा है, तो वहां की सरकार ने वहां कोई वैल्यूअर को अप्रूव किया होगा, उससे वैल्यूएशन रिपोर्ट लानी पड़ती है। और वैल्यूएशन रिपोर्ट लाना मेरा टेंशन है। ओके, तो टेल मी, वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडियन वैल्यूअर के फॉरेन वैल्यूअर? फॉरेन वैल्यूअर, वो भी फॉरेन का अप्रूव्ड वैल्यूअर। ओके, तो टेल मी, इन सब का है ना वैल्यूएशन रिपोर्ट से एफएमवी कुछ है ना 100 रुपया आया था। सुनो ना, 100 रुपया आया था। लेकिन इन सब चीजों की कॉस्ट है ना 500 रुपया थी, तो 500 पे टैक्स लगेगा। अरे विचर इज हायर है। सी एफएमवी को गवर्नमेंट भाव क्यों नहीं दी बताओ? अरे मार्केट में उसका भाव अभी उतर के 100 हो गया होगा, लेकिन तू जब खरीदा था तो 500 में खरीदा था। और पता है गवर्नमेंट की नजर कॉस्ट पे क्यों अड़ी हुई है? क्योंकि सुन, तूने कॉस्ट कैसे इंकर की थी? इंडिया में कमा के, और तूने इंडिया में कमा के टैक्स नहीं भरा, यही तो दुश्मनी है। अरे गवर्नमेंट मेरे पीछे क्यों पड़ी बताओ? क्योंकि मैंने ओरिजिनली इंडिया में कमा के टैक्स नहीं भरा, और कमाई हुई इनकम से जब सामान खरीदता हूं तो सामान कॉस्ट बनता है, कॉस्ट। तो कॉस्ट पे तो गवर्नमेंट को मेन गुस्सा है। कॉस्ट, तूने कॉस्ट कैसे इंकर की थी? कमा कमा के, और कमा कमा के टैक्स नहीं भरा, यही तो हमारी तुझसे दुश्मनी है। तो कमाई हुई इनकम बनी कॉस्ट, तो वो कमाई हुई इनकम बनी कॉस्ट, तो कॉस्ट पे तो गवर्नमेंट को पहले टैक्स चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर वो कॉस्ट अप्रिशिएट हो के आज बड़ी होगी तो बड़े पे भर, लेकिन अगर डाउन होगी तो डाउन वैल्यू नहीं देखेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को कॉस्ट पे तो टैक्स चाहिए ही मिनिमम। तुम लोग सोचो कॉस्ट पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो? कॉस्ट कैसे इंकर हुआ होगा? कॉस्ट इंकर करने के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसा कहाँ से आया होगा? कमाया होगा। और कमाए हुए इनकम पे टैक्स नहीं भरा, तभी तो ब्लैक मनी का मेरे पे ठप्पा लग रहा है। ओके, तो सी, अगर इन जब पढ़ाई वाली चीजों की कॉस्ट ही 500 थी और एफएमवी 100 रुपया है, तो मैं गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकता फिलहाल तो इसका मार्केट वैल्यू 100 ही है ना, तो गवर्नमेंट क्या बोले हाँ 100 है, लेकिन तूने तो 500 रुपया खर्चा था, और 500 खर्चने के लिए पहले तूने 500 कमाया भी था, और तूने कमाया नहीं था, टैक्स नहीं भरा था, उसी का तो बदला ले रहे। हाँ उल्टे का एफएमवी उसकी 500 से बढ़ के 1000 हो गई ना, तो 1000 पे टैक्स पर। अरे मतलब इन शॉर्ट इधर फॉर्मूला है विच एवर इज हायर। और पता है वैल्यूएशन भी किस दिन करना पड़ता है? 1 अप्रैल को। जिस साल में एओ कम्स टू नो, उस साल की 1 अप्रैल। जैसे मान लो एओ को जून जुलाई में मालूम पड़ा, अरे अपना ईयर कौन सा एग्जाम में 24-25 है ना, तो एओ को कुछ जून जुलाई में मालूम पड़ा, तो मेरे को नोटिस वोटिस भेजते हैं ये लोग, तो इन लोग जून जुलाई का एफएमवी नहीं लेंगे,
जिस साल में मालूम पड़ा उस साल का पहला दिन। सी लास्ट डे ऑफ द ईयर लेते ना, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर तो सब बदलाव आ सकता है। मेरा ओरिजिनल स्टेटस 1 अप्रैल से ट्रूली डिटरमाइन हो सकता है। नहीं तो 31 मार्च का पकड़ते तो क्या बोलते हैं, हाँ मेरे पास था लेकिन सब बेच दिया। सी जिस साल एओ को मालूम पड़ा उस साल का लास्ट डेट नहीं देखते, क्योंकि सी एओ को मालूम अभी पड़ा है लेकिन तू चोर तो पहले से है, तो तेरी पहले से वाली वैल्यू देखनी है। और पहले वाली मतलब 1 अप्रैल की, मार्च तो बाद में आएगी। और लेकिन तेरा चोरपना तो पहले से है, तो अपने पहले डेट कौन सी आती है, मार्च आती है कि अप्रैल? अप्रैल। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला, हम लोग 1 अप्रैल का वैल्यूएशन करेंगे। एज ऑन 1 अप्रैल उसका क्या वैल्यू आ रहा है, किसका, जब पड़ेगा। और ये वैल्यू भी कौन करेगा, फॉरेन कंट्री का वैल्यूअर। ओके, एंड कंपेयर विथ कॉस्ट विचर इज हायर। ओके, एक सेकेंड ना। सी ये सब पूरी थियरी में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि जो भी मेरा पकड़ा गया है ना, ये अनडिस्क्लोज था, उसका मैंने टैक्स नहीं भरा था। अगर कोई साबित कर देना कि यार मेरे पास मलेशिया में सोना चांदी गहना पड़ा है लेकिन वो टैक्स भरी हुई इनकम से लिया था, तो थोड़ी गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी यार। चैप्टर का नाम ही क्या, ब्लैक। तो पूरा टॉपिक में पढ़ाते टाइम अज्यूम कर रहा हूं कि तूने ऐसी इनकम से एसेट्स लिया था जिसका तूने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया है। इससे गवर्नमेंट बोलती टैक्स भरे बिगर भागा चोर, और उससे तूने सामान खरीदा है तब मेरे पे अटैक हो रहा है। तो कहीं पर भी तुम्हारे माइंड में ऐसा आ रहा है ना कि सर अगर मैंने टैक्स भरी हुई इनकम से लिया होता तो थोड़ी ना मेरे पे इतना आक्रमण होता। और अगर कोई बोले नहीं थोड़ा बहुत इनमें मैंने टैक्स भरी हुई इनकम भी डाला था तो उसका क्रेडिट मिलता है, वो सब बाद में आएगा। लेकिन फिलहाल मैं, अरे आगे और भी है ना चैप्टर में, तुमको बताऊंगे। अगर कोई ऐसा क्लेम करे कि मेरे पास फॉरेन में जब पढ़ाई वाली चीज़ें है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वाइट का पैसा डाला हुआ है, हाँ तो ठीक है, उतना एडजस्ट कर देंगे, कि गवर्नमेंट की दुश्मनी ब्लैक के पैसों के साथ है। इससे मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन में ये माइंड में लेके चलो कि मैं जो कुछ भी सामान बता रहा हूँ पहले तो भारत में कि फॉरेन में, फॉरेन में। और दूसरा, वो चीज़ खरीदते टाइम हमने ऐसी इनकम यूज की जिसका मैंने टैक्स नहीं भरा था। ये अजम्पशन के ऊपर चैप्टर आगे चल रहा है। और एक अजम्पशन, जिधर भी एफएमवी आ रही है ना, इंडिया का वैल्यूअर नहीं कर रहा है, फॉरेन का वैल्यूअर। मतलब कुछ चीजें मैं बार बार बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम लोग समझ के चलना हो। तो जब पढ़ाई का वैल्यूएशन हो गया, अरे बहुत कुछ आ गया इसमें, तो ज्वेलरी, बुलियन, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह सब आ गया ना। अब देखो अब ऐसे इमेजिन करो मेरे पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स है। मेरे मुंह से फॉरेन कंपनी क्यों निकला, क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर में जो भी डिस्कशन कर रहा हूं फॉरेन एसेट्स का है। ऊफी एंड ऊफा, व्हाट इज ऊफा, अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट। तो एसेट फॉरेन का है और अनडिस्क्लोज मतलब वो ऐसी इनकम से लिया जिस पे टैक्स नहीं भरा है। तो सी इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एवरेज ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस ऑन 1 अप्रैल। ये सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शीरीष व्यास के बारे में मालूम पड़ा कि तेरे पास जर्मनी में बहुत सारे शेयर्स पड़े जर्मन कंपनियों के। तो जर्मन कंपनी के जो शेयर्स है ना, उसका जर्मन स्टॉक एक्सचेंज में क्या भाव चल रहा है ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कौन सा, जिस साल एओ को मालूम पड़ा। जैसे मालूम एओ को इस साल सितंबर अक्टूबर में मेरी चोरी का मालूम पड़ गया। अरे उनको मालूम कैसे पड़ता है मेरे बारे में, फॉरेन की सरकारी खबरी होती है। तो मान लो मेरे जर्मन कंपनी के शेयर्स का जर्मन सरकार ने भारत सरकार को बता दिया और भारत सरकार मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई। अब उनको मालूम तो सितंबर अक्टूबर पड़ा है, लेकिन मैं बेस क्या लूंगा, 1 अप्रैल को जर्मन स्टॉक एक्सचेंज में उसके क्या भाव चल रहे थे, हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाले का एवरेज। स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन, वो भी कौन सी, हाईएस्ट लोएस्ट क्यों बोलना पड़ रहा है कि 1 अप्रैल के दिन भी बहुत सारे भाव निकले होंगे। स्टॉक मार्केट का तो क्या एक दिन में भी भाव आता है ना, तो उस दिन का हाईएस्ट एंड लोएस्ट का एवरेज। लेकिन अगर जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज में
उस दिन पे ट्रेडिंग नहीं हुई थी। से अगर किसी दिन पे शेयर्स में ट्रेड नहीं होता ना तो उसका भाव ही नहीं निकलता है। तो लास्ट 1 अप्रैल के पहले जब ट्रेड हुआ था ना, प्रीवियस ट्रेडेड डे, क्या बोला, प्रीवियस ट्रेडेड डे, उस दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज कंपेयर विथ एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। ये देखो सब सेम है, लेकिन इधर अपने को वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, लेकिन इधर वैल्यूएशन क्यों नहीं करवाना पड़ता? क्योंकि स्टॉक मार्केट का प्राइस तो जेन्युइन ही होगा। और टेल मी, ये स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया की है? नहीं। तभी तो मैं मुंह से जर्मनी जर्मनी बोल रहा, ताकि बच्चे फील ले कि ये भारत का स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। ये पूरे चैप्टर में जो वस्तुओं का डिस्कशन हो रहा है वो इंडियन चीज है कि फॉरेन चीज? फॉरेन। तो स्टॉक एक्सचेंज भी फॉरेन का स्टॉक एक्सचेंज है, और एक कोटेड का मतलब वहाँ लिस्टेड होगा, तभी स्टॉक एक्सचेंज प्राइस आ जाता है। और ये किस दिन का लेना है? एज ऑन वैल्यूएशन डेट। से कुछ चीज़ें बेसिक ही है, मेरे पूरे थियरी में ना दिन 1 अप्रैल होगा, चीज फॉरेन की होगी, ओके। और वो चीज खरीदते टाइम तूने जो इनकम यूज की थी उस पर टैक्स नहीं भरा था। ये कॉमन चीज है, वो माइंडसेट से पढ़ो टॉपिक, ओके। वो इग्नोर करना है ना। सी 1 अप्रैल का हम लोग वैल्यूएशन पकड़ रहे हैं ना, 1 अप्रैल के बाद वो चीज अप्रिशिएट होगी तो उस पर गवर्नमेंट नजर नहीं मार रही है, क्योंकि अभी तो ब्लैक का रहा ही नहीं ना। अरे 1 अप्रैल की, इसके मन में क्या चल रहा है कि हम 1 अप्रैल की वैल्यू को बेस पकड़ रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को तो कुछ सितंबर अक्टूबर में मालूम पड़ा होगा, और सितंबर अक्टूबर तक तो वैल्यू बढ़ गई ना। लेकिन मैंने 1 अप्रैल के बेसिस पे टैक्स भर दिया, तो अभी ब्लैक का पैसा है ही नहीं, वो वाइट का हो गया। और पता है, अगर मैंने 1 अप्रैल को जैसे कोई वैल्यू पकड़ी थी, वैल्यूएशन 100 आया था, तो उस पर मुझे अभी टैक्स भरना पड़ेगा ना 30%, तो वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा कैपिटल गेन के लिए। अरे अभी डिस्क्लोज आइटम हो गई, कैपिटल गेन कहां से आ गए मेरे मन में? अरे एसेट्स को अब आगे जाके जब बेचूंगा तो ये 100 बन जाएगा कौवा। अरे क्योंकि अभी फर्दर अप्रिसिएशन जो होगा ना वो कैपिटल गेन संभाल लेगा। वापस सुनो क्या बोलो, 1 अप्रैल को वैल्यूएशन आ रहा है अगर 100 रुपया, वो जब पड़ेगा, ओके, तो 1 अप्रैल की वैल्यूएशन का 30% टैक्स भी तो भर रहा हो ना। और एक बार टैक्स भर दिया मतलब चीज ब्लैक की कि वाइट की है? वाइट की है। और कितने पे टैक्स भरा? 100 की वैल्यूएशन पे। तो 100 का वैल्यूएशन विल बिकम कॉस्ट फॉर कैपिटल गेन पर्पस, कि अब भविष्य में कैपिटल गेन के अंदर दिखने वाला है। क्योंकि ब्लैक मनी का रोल कब तक होता है? जब तक वो चीज छुपी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट को जब मालूम पड़ा तो छुपी हुई चीज छुपी हुई नहीं रही, अब वो दिख गया तो उसको कैपिटल गेन में निपटाएंगे, इनकम टैक्स में। तो ये टेल मी, ये 100 रुपए की वैल्यूएशन 1 अप्रैल की थी ना, अब ये 100 की चीज 1000 बने, 1 करोड़ बने, 5000 बने, वो कैपिटल गेन में निपट लेंगे गवर्नमेंट। अब तुम बोलोगे कैपिटल गेन नहीं दिखा, अभी कहां से नहीं दिखाएगा? गवर्नमेंट को पता ही चल गया है, तू मत दिखा, वो लोग पकड़ लेंगे तेरे को। मतलब इन शॉर्ट, ये किस चीज का डाउट था कि 1 अप्रैल के बाद जो फर्दर अप्रिसिएशन होगा उसका क्या? अरे वो तो बाद में जब तू बेचेगा तो फुल अप्रिसिएशन पे टैक्स आने ही वाला है ना। और बेचते टाइम कैपिटल गेन में 1 अप्रैल की वैल्यू को कॉस्ट बोलते हैं। और ये भी है ना, कैपिटल गेन में सेक्शन 49 में कहीं लिखा हुआ है कि एक बार तूने कोई चीज का 1 अप्रैल की वैल्यू के हिसाब से 30% टैक्स ब्लैक मनी के अंडर भर दिया, तो वो टैक्सा गया हुआ अमाउंट तेरा कौवा बन जाएगा। कौवा मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड उसमें 1 अप्रैल का जो फर्दर अप्रिसिएशन होगा वो कैपिटल गेन संभालेगा, ओके। एनीवेज, ये डाउट उसको आया था कि 1 अप्रैल के बाद अप्रिसिएशन हुआ तो क्या? तो कैपिटल गेन विल टेक केयर, बिकॉज नाउ इट इज नो मोर हिडन, सो नो रोल ऑफ ब्लैक मनी एक्ट, ओनली इनकम टैक्स एक्ट विल come into play.
ये दो चीज की वैल्यूएशन हो गई। फिर देखो जल्दी नेक्स्ट, ये हो गया ना। अब ये तुम लोग लाइन से देखते हो मेरा क्या क्या होते जा रहा है। ये हो गया, ये हो गया, वैल्यूएशन में जब पढ़ाई हो गया, फिर क्या हो गया, कोटेड भी हो गया। अब है ना अनकोटेड और शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म, इवन ये बैंक अकाउंट का थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ भी डाल से छोटा सा टॉपिक है, हर चीज़ इक्वली लाइकली है ना। बट फिर भी ये थोड़ा है ना, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट थियरी क्या है अभी, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। सी कोटेड होता है तो दिक्कत क्यों नहीं आती बताओ, स्टॉक एक्सचेंज का भाव मिल जाता है, वो तो कर लिया ना मैंने। अब अनकोटेड हुआ ना तो सुनो, एक बार थोड़ा फील करो ऐसा। मान लो मेरे पास पेरिस की कोई कंपनी है जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, पेरिस में भी स्टॉक एक्सचेंज होगा ना, वहां वो लिस्टेड नहीं है, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी होगा पेरिस का, उसके शेयर्स का मैं होल्डर हूं। और सोचो मैं इंडिया में तो बड़ा कोचिंग क्लास का टीचर बन के बैठा हूं, लेकिन बच्चों से पैसा कमाता होगा, टैक्स ही नहीं भरता होगा, पेरिस के कोई वेंचर में डाल के रखा है, वहां शेयर होल्डर बन के बैठ गया हूं। और वो ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स आर अनकोटेड, और वो इंडियन गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, ये टीचर है तू, ये टैक्स पढ़ाता है चोर, तू इधर इंडिया में कमा कमा के तूने सब पैसा पेरिस के वेंचर में डाल के रखा है, वो गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा सोचो, पहले खुद गेस करो। सी मैंने पेरिस की कोई लिस्टेड कंपनी में डाला होता ना तो वहां का स्टॉक एक्सचेंज का रेट ले लेते, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है, अनकोटेड है, तो सी फिर वो कंपनी की बैलेंस शीट पकड़नी पड़ेगी। किस कंपनी की, वो पेरिस वाली कंपनी जिसमें मैंने शीरीष व्यास ने पैसा लगा रखा था। सी मेरे हर एग्जाम्पल में अपने आप को चोर बना के सिखा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ब्लैक मनी 1 रुपया भी नहीं है, मनी नहीं। अगर मेरे पास ब्लैक मनी होता, पकड़ा जाता तो क्या होता है, एग्जाम्पल है, सीरियस मत होना। तो मैं जिस पेरिस की कंपनी में पैसा डाल रखा था ना, उसकी बैलेंस शीट बनाइए। देखो क्या लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ अनकोटेड कंपनी। विजुअलाइज करो, पेरिस के अंदर एक बैलेंस शीट इमेजिन करो। एसेट साइड में से सब कुछ जोड़ दूंगा, किसको छोड़ दूंगा लो मैं, एडवांस टैक्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जैसे पेरिस वालों ने वहां कोई एडवांस टैक्स या टीडीएस जैसा कुछ भरा होगा, उसको मत गिनो, क्योंकि वो खुद एक टैक्स है और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं आ सकता है। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर होगा उनकी बैलेंस शीट में, ये किनकी बैलेंस शीट है, पेरिस की बैलेंस शीट, तो वो क्रॉस किया मतलब लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो क्या क्या लेना है देखो, पेरिस कंपनी की बैलेंस शीट में जब पढ़ाई होगा मतलब क्या, वो पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में ज्वेलरी वगैरह कुछ होगा तो उसका रूल 3 वैल्यू, एक से रूल 3 क्या है, बाय द वे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये रूल 3 है, सॉरी मैं पहले बताया नहीं था। ये जो वैल्यूएशन के जो नियम तुमको सिखा रहा हूं, ये कहां दिए, रूल 3 ऑफ ब्लैक मनी रूल्स 2015। सी ये देखो, ब्लैक मनी का है ना, एक तो एक्ट है और एक रूल्स है, दो अलग बुक है। तो रूल वाली जो बुक है ना, उसमें रूल नंबर 3 जो है ना, वो मैं तुमको फिलहाल सिखा रहा हूं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, रूल 3 वैल्यूएशंस। तो टेल मी, पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में जब पढ़ाई होगा तो मतलब क्या करेंगे, पेरिस में जो सोना चांदी पड़ा होगा उसका पेरिस के वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा, और उसने वो पेरिस वाली कंपनी ने जितने में खरीदा था, सी इधर जब पढ़ाई का ओनर हो पेरिस वाली कंपनी है, मैं तो खाली उधर शेयर होल्डर हूं। तो मतलब वो जैसा मैंने सिखाया था ना वैसे करना है। फिर पेरिस वाली कंपनी में कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटी होगी पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में, तो उसका भी रूल 3 वैल्यू, मतलब वही एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्टॉक मार्केट प्राइस। फिर और कोई एसेट्स होगा ना, जैसे पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो क्या करोगे, बुक वैल्यू। एक्चुअली इससे जो प्रेशियस चीज है ना, उसका जो
हम लोग सीख रहे वैसे ही करना है। फर्क इतना है, पहले मैं जो जब पढ़ाई बोल रहा था ये मेरा खुद का जब पढ़ाई था, अब ये जो जब पढ़ाई है वो मेरा है कि वो पेरिस वाली कंपनी का जब पढ़ाई, पेरिस वाली कंपनी का जब पढ़ाई। और पहले जो शेयर्स एंड सिक्योरिटी थे मेरे खुद के थे वो कोटेड, अब पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ शेयर्स एंड सिक्योरिटी होगा, शायद पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में अनकोटेड शेयर्स भी होगा। पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में को अनकोटेड शेयर्स होगा ऑस्ट्रेलियन कंपनी का, तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी की बैलेंस शीट पकड़ के भी करो। उतना इन लोग डीपली पूछेंगे नहीं, ये खाली मैं बता रहा हूं कि शेयर्स एंड सिक्योरिटी में कोटेड हुआ तो स्टॉक मार्केट प्राइस, लेकिन हो सकता है पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में कोई अनकोटेड हुआ, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी का अनकोटेड शेयर्स, तो फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी की बैलेंस शीट को बेस लेके करो। एनीवे उतना डीपली आता नहीं, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ना एक बार। तो बस एसेट साइड का सिस्टम समझ गया, कुछ नया नहीं है, लेकिन फर्क इतना है पहले जो पढ़ रहा था वो मेरा खुद का था, अभी वो पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में सुन, अपने ना किसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं मानो, ये देखो प्लीज देखना प्लीज, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, मतलब मैं पेरिस वाली कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो ऑल आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम भी लेस करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी क्लेम लेस करना है, क्योंकि मैं वैल्यूएशन किसका कर रहा हूं, इक्विटी का। अरे मेरे एग्जाम्पल में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मेरे पास पेरिस की कंपनी का कोई अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी वैल्यूएशन में तो हम लोग लायबिलिटीज में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लेस कर देते ना। तो ये देखो क्या क्या लेस किया, पढ़ो, ऑल दी आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, इट कैन बी प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स। अरे आज कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो अरियर्स है वो भी सल्टाना पड़ता है, प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस देना पड़ता है, फिर इक्विटी के हाथ में कुछ आता है। तो ये देखो मैंने किन किन को जोड़ा, इन को जोड़ा, किन किन को घटाया, इन को घटाया। और पता है लायबिलिटी साइड में अपने क्या क्या लेस नहीं करेंगे, लुक हियर, गेस करो क्या क्या लेस नहीं करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स आइटम। एक्चुअली सुनो, दो चीज को लायबिलिटी मत गिनो, बाकी सबको लेस कर दो। कौन सी दो चीज को लायबिलिटी नहीं मानना, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। बोलने में दो चीज ही है ना, लुक स्क्रीन पर बहुत दिखेगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स को ही मैं इग्नोर कर रहा हूं। लुक हियर, इक्विटी कैपिटल वो तो लायबिलिटी है ही नहीं, रिजर्व्स भी इक्विटी होल्डर का ही होता है, प्रपोज डिविडेंड भी जब तक प्रपोज कर रखा है रिजर्व्स में से अप्रूव हुआ था, अप्रोप्रिएट हुआ था, तो रिजर्व्स ही जब हम लोग लायबिलिटी नहीं गिनते तो प्रपोज डिविडेंड इज पार्ट एंड पार्सल और रिजर्व से बना हुआ है, तो उसको भी रिजर्व समझ के इग्नोर कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर अनएसेटेन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अभी तक एसेटेन ही नहीं हुई है उसके लिए खाली रिजर्व्स में से प्रॉफिट सेट असाइड किया है, तो रिजर्व्स ही एक तरह से अनएसेटेन चीज़ों का हम रिजर्व्स में से कुछ पैसा सेट असाइड करते हैं, लेकिन सेट असाइड किया है, लेकिन सेट असाइड तो रिजर्व्स ही किया है। एक्चुअली मुझे सब में रिजर्व्स नजर आ रहा है। फिर एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्सेस क्यों लिखा, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन है 100 का, लेकिन सामने 80 रुपया पेएबल है, 100 का प्रोविजन किया था लेकिन पेएबल 80 था, तो एक्स्ट्रा प्रोविजन तो 20 है ना, वो तो रिजर्व्स ही हो गया, क्योंकि रिजर्व्स में से घूम फिर के सेट असाइड हुआ था। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो लायबिलिटी नहीं है, क्या भरोसा पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट में इन लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में दिखाते होंगे, इंडियन अकाउंट्स में तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हम लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते लायबिलिटी साइड में, लेकिन ये कंपनी कौन सी है, पेरिस की, क्या पता पेरिस वाले कंटिंजेंट लायबिलिटी भी शो करते होंगे, लेकिन वो कंटिंजेंट है ना, वो भी अगर लायबिलिटी क्रिएट किया होगा तो रिजर्व्स में से। एक्चुअली पता है इन सब को है ना रिजर्व्स के भाई बंधु समझो, ये सब भिड़ू लोग,
ये सब भिड़ू लोग मतलब भाई लोग रिजर्व्स की ही पैदाइश है। इन शॉर्ट बेस्ट ऐसे याद रखना, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स और उसके भाई बहन लोग, इसको छोड़ के लेस क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज, प्रेफरेंस कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स। ओके, और एसेट साइड में किसको नहीं लेना है, एडवांस टैक्स, इवन टीडीएस आ गया बाय चांस हुआ तो, वो पेरिस में कोई टीडीएस वीडीएस एसेट साइड में दिखाया होगा। बस ये ड्राइंग में मैंने ना ऐसा एग्जॉस्टिव ड्राइंग बनाया ना, कुछ बचेगा ही नहीं। एक्चुअली मैंने लॉ में ये जो है ना रूल 3 वो बहुत गंदी तरीके से दिया है। एक बार कभी स्टडी मटेरियल में टाइम मिले तो देख लेना, इतना गंदी तरीके से दिया है। उसको मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है, बैलेंस शीट बना के दिखा दिया। एक तो क्या बैलेंस शीट बनी हुई रही तो विजुअलाइजेशन और बेटर हो जाता है। और मैंने ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ दिया है, सब ले लिया है। ये सब बातें जो मैंने बताई ये मेरी मन घड़त नहीं है। तुम लोग स्टडी मटेरियल में देखा रूल 3 में लिखा है कि फॉलोइंग लायबिलिटीज शैल नॉट बी डिडक्टेड। विच फॉलोइंग, फॉलोइंग लायबिलिटीज शैल नॉट बी डिडक्टेड। उसमें लिस्ट किसकी है, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर अनएसेटेंड लायबिलिटी, एक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्स, कंटिन्यू लायबिलिटी, दीज आर ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स। इसको डिडक्ट मत करो, तो डिडक्ट क्या करो, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स। और एक किस में से डिडक्ट करना है, एसेट साइड में से। तो ये मैंने इसको ना चालू करने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, कि पेपर सेटर को सम बनाने में मजा आ जाएगा। आज मैं पेपर सेटर हूं तो ये बैलेंस शीट में कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट डालूंगा, दिमाग लड़ा, और वो भी जब पढ़ाई का मैं सीधा सीधा आंसर नहीं दूंगा। क्या दूंगा बताओ, ये 2 फिगर दे दूंगा। मतलब इसमें एक सम अच्छा बन सकता है। ओके टेल मी, ये माइनस ये करके क्या आ गया, नेट एसेट्स आ गया। अब क्या करूं, पूरे पे टैक्स भर दूं। अरे मैं उस कंपनी में एक शेयर होल्डर हूं। तुमको पता है मेरी क्या चोरी पकड़ी गई, कि शिरीष व्यास ने पेरिस के कोई कंपनी में पैसा डाल रखा है। अरे पैसा डाला है तो मैं अकेला मालिक थोड़ी हूं, उधर को 10-15 शेयर होल्डर होंगे शायद, उनमें मैं एक स्टेक होल्डर हूं। तो मेरा शेयर का वैल्यू कितना वो निकालना है। ये तो पूरी कंपनी का वैल्यूएशन हुआ है। तो अब कैसे करेंगे बताओ। अब है ना आगे का सफर है ना, मैं विद एग्जाम्पल करूंगा, क्योंकि जितना तुमको लग रहा है सिंपल नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इतना तो पक्का है कि पूरी वैल्यूएशन नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी कंपनी का वैल्यूएशन है और उसमें मैं एक शेयर होल्डर हूं, तो मेरा कितना स्टेक है वो वैल्यू करना है ना। तो लुक हियर, एग्जाम्पल लो, मान लो ये वो पेरिस वाली कंपनी की बैलेंस शीट है, और मैंने सिंपल रखने के लिए क्या किया है, लायबिलिटी साइड में कुछ दिया ही नहीं है। अरे नहीं तो लायबिलिटी साइड में माइनस करने का मगजमारी होता है ना यार, लेकिन मैंने लायबिलिटी साइड में कोई लायबिलिटी रखी ही नहीं है। अरे ये तो इक्विटी कैपिटल है, इसी का तो वैल्यूएशन हो रहा है। एसेट साइड में कितना है, 68,000 बुक वैल्यू है, लेकिन उसका मैंने ये वाली तरकीब से वैल्यूएशन किया तो कितना आया, 5 लाख। अब बताओ मैं तुमको ट्राई करने दूं, अरे मतलब इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि ये माइनस ये करके सीधा 5 लाख का आंसर आ रहा है। ये पूरी कंपनी की वैल्यू निकली है। अब बताओ इसमें मेरा हिस्सा कितना। जनरली स्टूडेंट क्या करता है सुनो, पर शेयर वैल्यू निकालता है। जैसे मान लो मेरे पास उस कंपनी के ना 300 शेयर्स है, मेरे पास उस पेरिस वाली कंपनी के 300 शेयर है, तो स्टूडेंट क्या करता है, पर शेयर वैल्यू निकालेगा। पर शेयर मतलब 5 लाख का वैल्यूएशन आया, डिवाइड बाय शेयर्स कितने हैं, अरे डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने हैं। ये देखो 1000 इक्विटी शेयर तो 100 इज 60 पेड अप, दूसरा 1000 इक्विटी शेयर तो 10 इज 8 पेड अप। टोटल शेयर्स कितने हैं 2000, और 5 लाख से डिवाइड करोगे, मतलब जनरली स्टूडेंट ऐसे करता है। देखो 5 लाख डिवाइड बाय 2000 कैसे है, टोटल 2000 शेयर्स है ना, तो पर शेयर वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने क्या बोला कि मेरे पास उस कंपनी के 300 शेयर है, तो इंटू 300 कर देगा, लेकिन ये गड़बड़ होती है। ये ऐसा करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा।
क्योंकि मालूम है इन लोग ने क्वेश्चन में जो शेयर्स दिया है ना, 2 कैटेगरी के शेयर्स है, वो दोनों कैटेगरी की औकात सेम है कि अलग है? अलग है। एक 100 की फेस वैल्यू वाले जिसमें पेड अप तो 60 है, और दूसरा 10 की फेस वैल्यू वाला। सी फेस वैल्यू से एक शेयर की औकात का जजमेंट तो आता है ना। एक 100 की फेस वैल्यू है और एक 10 की फेस वैल्यू है, तो दोनों अलग कैटेगरी है। इन लोग एग्जाम में ऐसा ही करेंगे। सी अगर मैंने ये 2 कैटेगरी वाले शेयर वाला सम नहीं बनाया होता ना, तो तुम लोग ये तरकीब से करो, सिंपल है। क्या? जो भी वैल्यूएशन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर वैल्यू तुम्हारी राइट आ जाएगी। लेकिन मैंने ये जो 250 दिख रहा है ना, इसको रॉन्ग क्यों ठहराया? क्योंकि अपने सम में ऑल शेयर्स आर नॉट ऑफ सेम कैटेगरी, और मैंने तो क्या किया, सीधा 2000 शेयर से डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने इन दोनों 1000 वाले लॉट को सेम जैसा गिना, जो कि गलत है ना। तो सुनो, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है ना, देखो। एक्चुअली मैंने ना एकदम टफ सिचुएशन बना के सिखा रहा हूँ। एग्जाम में सिंपल बना रहा हो ना, पहले तो पार्टली पेड भी नहीं देंगे, फुल्ली पेड दे देंगे और एक ही कैटेगरी देंगे, तो एकदम सिंपल हो गया ना। लेकिन मैंने टफ बनाने के लिए क्या किया, पहले तो कैटेगरी भी 2 लिया है और उसका पेड अप वैल्यू भी अलग है। अब बताओ कैसे करेंगे? तो सुनो, इसमें क्या करना चाहिए, पर शेयर के बोले पर रुपी निकालो, पर रुपी। ये देखो 5 लाख को है ना 68,000 रुपयों से डिवाइड कर दो। नंबर को मत पकड़, नंबर धोखा दे रहा है कि एक पहला वाला 1000 है 100 की फेस वैल्यू वाला, दूसरा 10 की फेस वैल्यू, तो नंबर धोखा दे रहा है। लेकिन अमाउंट में तो फेस वैल्यू का इंपैक्ट आ चुका है ना उसकी वैल्यूएशन का। तो इसको है ना ये डिवाइड बाय ये कर, तो पर शेयर है कि पर रुपी? पर रुपी। फिर इंटू 60 रुपी वाला 60 से मल्टीप्लाई होगा, 80 रुपी वाला 80 से मल्टीप्लाई होगा। 2 वैल्यू निकलेगी, बिकॉज 2 कैटेगरी ऑफ शेयर्स है, तो दोनों शेयर का औकात भी अलग निकलेगा। फेस वाली औकात तो 100 और 10 है, पेडअप वाली औकात तो 60 और 8 है, लेकिन मुझे मार्केट वैल्यू औकात चाहिए। तो जो फेस वैल्यू और पेडअप वैल्यू की 2 अलग औकात निकली है, तो मार्केट वैल्यू से भी 2 अलग औकात निकलेगी। तो देखो मैंने कैसे निकाला, ये देखो, ये देखो, तुम लोग जो हाईलाइट करो, देखो ना, ये देखो, एक से ना, ये देख 50 शेयर को किससे डिवाइड किया, सॉरी 50 नहीं, 5 lakhs को किससे डिवाइड किया, 68,000 से। एक्चुअली जब 5 lakhs को 68,000 से डिवाइड करते हैं ना, तो पर रुपी आ जाता, पर रुपी। और अपने 60 रुपये वालों को इंटू 60 क्यों करना पड़ा, कि पर रुपी तो 1 रुपये का ना, तो 60 रुपये का कितना, तो वो ये आ गया 441.8 पर शेयर। मतलब सोच, जो 100 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर थे, उसकी फेस वैल्यू 100 थी, पेडअप थी 60, लेकिन उसका मार्केट में औकात 441 है। तो 441 इज द रियल वैल्यू। ये सब है ना वैल्यूएशन और शेयर्स में बचपन में तुमने कभी पढ़ा होगा, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा। सी दूसरे कैटेगरी का वैल्यू अलग क्यों निकला बताओ, क्योंकि उसका पेडअप 8 है। और पता है मैंने जो 5 लाख को 68 से डिवाइड किया ना, ये मेरा पर शेयर वैल्यू है कि पर रुपी, मतलब 1 रुपये का वर्थ है, 1 रुपया ऑफ पेडअप। और पेडअप क्योंकि सी अपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ना पेडअप अमाउंट आता है, तो हर 1 रुपया जो पेडअप है वो मेरे को डिवाइड करके आ रहा है। और अपना एक्चुअल पेडअप तो 60 और 80 है ना, सॉरी 60 और 8 है, तो उससे मल्टीप्लाई किया। एक बात बताओ, सुनो, ये तो मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना था ना, एक्चुअली एक्ट में सीधा फॉर्मूला दिया है। पढ़ो फॉर्मूला क्या दिया है, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, पहले नेट असेट निकाल लो, ये देखो ऐसे करके, डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल, मतलब 68,000 मेरे एग्जांपल का।
और मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। जो मेरे एग्जाम्पल में एक कैटेगरी का 60 था, दूसरे कैटेगरी का 8 था। ये मगजमारी क्यों करनी पड़ रही? क्योंकि अगर दो कैटेगरी के शेयर्स आए ना तो लफड़ा हो जाएगा। अगर मैं चाहता शॉर्टकट क्या मार सकता हूँ मैं, क्या जो तुम लोग ने पहले मन ही मन सोचा होगा कि ये जो भी वैल्यूएशन आया ना इसको डिवाइड बाय शेयर्स कर दो तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी। वी कुड हैव डन दैट अगर हर शेयर सेम कैटेगरी के होते, सेम औकात वाले होते तो। लेकिन अगर डिफरेंट औकात वाले शेयर है ना तो रिस्की मेथड हो जाएगा। लेकिन ये मेथड हमेशा सेट होगा कि सम टफ आए कि सिंपल आए, ये तो हमेशा आंसर देने ही वाला है। तो करो बाय क्या था फॉर्मूला, पहले एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो नेट एसेट्स आया उसको डिवाइड बाय पेड अप शेयर कैपिटल, ये मतलब 68,000 से डिवाइड कर दो तो एक तरह से पर रुपी आ गया, इनटू पर शेयर पेड अप वैल्यू, वो मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब क्या करना है, अब है ना गवर्नमेंट जो इंडिया में चोर पकड़ा गया ना, सुन, उसको पूछेंगे ये तेरे पास कौन सी कैटेगरी के शेयर्स है, तो मैंने बोला मेरे पास तो ये वाली कैटेगरी के 300 शेयर्स है। अरे तो ये वाली कैटेगरी के 300 शेयर है और इन वाली कैटेगरी का वैल्यूएशन क्या बना 441.8 पर शेयर, तो इंटू 300 तो वो मेरा वैल्यूएशन आ गया। ओके, वो मेरा वैल्यूएशन। और इसको भी है ना कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा कि कॉस्ट तो मेरी कम ही थी क्योंकि 60 पेड अप है तो मैंने 60 रुपये ही डाला होगा ना। हाँ, अगर मैंने मार्केट से उठाया होगा ना वहाँ के, खैर मार्केट से उठेगा भी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी का है ना। अरे 60 पेड अप पे तो मेरी कॉस्ट तो 60 होगी ना। अरे मतलब इधर भी विचर हाई करना पड़ता है। अपने हर वैल्यूएशन में कॉमन चीज़ क्या है, जो अपने वैल्यूएशन की तरकीब निकाल रहे हैं ना, कंपेयर विथ एक्चुअल कॉस्ट विचर इज हायर तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने पता है बोला था कि जब पढ़े थे ने क्या बोला था कि 100 रुपये का एफएमई निकला है, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ही 500 है तो कॉस्ट तो मेन है। क्यों मेन? क्यों कॉस्ट इंकर करने के लिए तूने इनकम इस्तेमाल की थी और वो इनकम का टैक्स नहीं भरा था, वही तो हमारी दुश्मनी है। तो अगर किसी भी वैल्यूएशन में कॉस्ट ज़्यादा होती है तो कॉस्ट को लो। लेकिन मेरे वाले ये एग्जाम्पल में कॉस्ट ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि उसका वैल्यूएशन ही कुछ 441 आ रहा है और उसने डाला होगा तो 60 रुपया पर डाला होगा। बट कहने का मतलब इधर भी ये देखो विच एवर इज हायर करना पड़ता है। डन दिस थिंग। ये था वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। ये पेज में सब आ गया है। ओके, पीछे वाले पेज में तो खाली मेरा इलस्ट्रेशन था। ओके, फिर लुक, यहां से लिंक बना के रखो। जब पढ़ाई हो गया, कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी हो गया। और कोटेड में मालूम है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड सब था, वो एवरीथिंग कोटेड, क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट प्राइस मिल जाएगा। लेकिन इधर ध्यान से देख, अनकोटेड इक्विटी, तो मन में डाउट क्या आना चाहिए, सर आपने तो इक्विटी का बताया ना, प्रेफरेंस होता तो, डिवेंचर होता तो, बॉन्ड होता तो वो अदर एसेट्स में आ जाएगा। मतलब अभी मैंने जो बैलेंस शीट बना के सिखाया ना, ये कब करोगे, अनकोटेड, वो भी इक्विटी। मैंने ऐसे रैंडमली इक्विटी नहीं लिखा है, कानून में लिखा इक्विटी अनकोटेड हुआ ना तो बैलेंस शीट अप्रोच से करो। लेकिन इक्विटी की जगह कोई दूसरी चीज अनकोटेड है तो अदर एसेट्स में आएगा। और वो सिंपल है, बाद में बताऊंगा, समझ जाएगा। वो फिर उसके लिए वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ता है। लास्ट में अदर एसेट्स में वही आने वाला घूम फिर के कि कोई वैल्यूअर को अपॉइंट करो फॉरेन कंट्री के, उसको काम पे लगाओ, वो वैल्यू बताएगा, वो ले लेंगे। ओके, वो तो जब पढ़ाई में भी वैसा ही किया था। अरे जब पढ़ाई का भी वैल्यूएशन कैसे किया था, वैल्यूअर को अपॉइंट करवा के निकाला ना, वो लास्ट में अदर एसेट्स का वैसा ही होने वाला घूम फिर के। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म। अब है ना ऐसे इमेजिन करो,
पेरिस हो गया ना, अभी नई कंट्री लेता हूँ। दुबई में कोई पार्टनरशिप फर्म है, उधर मैं पार्टनर बन के बैठा हूँ। देख रहे हो, हर एग्जाम्पल में पापी इंडिया का है, मैं अपने आप को चोर बना रहा हूँ। चलो, लेकिन मेरे सामान विदेश में पड़े। ओके, तो अब इमेजिन करो दुबई में कोई पार्टनरशिप फर्म है, 4-5 पार्टनर, उसमें मैं भी पार्टनर बनाऊं। दुबई में तेल का धंधा बहुत चलता है, ऑयल का, तो ऑयल के धंधे में पार्टनर बन के बैठ गया हूँ। और पैसा कहाँ से लगाया? भारत में कमा कमा के टैक्स ही नहीं भरता हूँ, वो सब उधर लगा के रखा है। तो ये अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट हो गया है ना। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? सेम जैसा मैंने पेरिस में कोई अनकोटेड कंपनी में पैसा डाल रखा था, कैसे सिखाया था, वैसे ही अगर मैं कोई दुबई की पार्टनरशिप में पार्टनर हूं तो भी तरीका डिट्टो सेम है। सेम बोल दिया ना, समझ जाओ, सेम। हाँ, बिकॉज वो पार्टनरशिप में इसके अंदर थोड़े बदलाव नजर आएंगे। बताओ, अरे अभी मैं वो दुबई वाली पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट लूंगा, तो टेल मी, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में तो इक्विटी कैपिटल नहीं होगा ना, तो पार्टनर्स कैपिटल। अरे सब सेम है, फिर उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो सब नहीं होगा, कि अभी मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला हुआ हूं। अरे मतलब जो चीज नहीं होगी ना, बाकी सब सेम है। देख ही लो ना, ये क्या देखिएगा बताओ, ये देख जो खुल रहा है वो देख, क्या माइनस क्या? ऑल एसेट्स एज पर जो वैल्यूएशन हम लोग सीखे वो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इन सबको लेना है प्लस माइनस में। किसको नहीं लेना है बोल? एसेट साइड में बोल जल्दी, क्या नहीं लेना है? एडवांस टैक्स, मिसिंग एक्सपेंडिचर। और लायबिलिटी साइड में क्या नहीं लेना है? पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड नहीं लिखा है इधर, वो तो नहीं हो सकता ना। अरे जो नहीं सूट होता है नहीं लिखा है, बाकी मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। मैंने भी कौन सा वापस थोड़ी ड्रॉ किया होगा, है इधर से कॉपी पेस्ट मार के थोड़ा चेंजेस कर दिया। अब चेंज क्या होगा बताओ? अब मान लो ये वैल्यूएशन है ना अपना, कुछ 20 लाख आ गया, ये माइनस ये करके 20 लाख आ गया। ये तो पूरी फर्म का वैल्यूएशन, लेकिन उसमें मैं पूरा मालिक थोड़ी, मैं तो पार्टनर हूं, तो मेरा स्टेक कैसे निकालोगे? अरे बताओ, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। 20 लाख वो फर्म की वैल्यूएशन आई है। मेरे एग्जाम्पल में क्या विजुअलाइज कर रहे हो? दुबई में कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, उसका वैल्यूएशन 20 लाख आया। अब बताए कैसे करना, ये देखो, लुक, वो 20 लाख नेट असेट्स वैल्यू था, देखो ना इधर, उसको दो पार्ट में ब्रेकअप करूंगा। टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, कीप इट इन कैपिटल रेशियो। फर्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल को देते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने वो दुबई के फर्म में पैसा लगाया था, और पैसा लगाने के लिए मैंने भारत की कमाई यूज की थी, और वो कमाई का टैक्स नहीं भरा, उसकी दुश्मनी है ना। तो वो दुश्मनी जिस इनकम से, उस इनकम से तो मैंने पैसा लगाया था, और पैसा लगाया मतलब कैपिटल। तो उस फर्म में तूने जो कैपिटल लगाया था वो मेन है। लेकिन सुनो, उस फर्म में कैपिटल ही 8 लाख है, तो वैल्यूएशन 20 लाख क्यों निकले? अरे फर्म अच्छा काम कर रही होगी ना, फर्म के एसेट्स जोरदार वैल्यू के हो गए होंगे, लेकिन ओरिजिनल कैपिटल उसमें तीनों पार्टनर, ऐसा मान लो 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर ने 8 लाख लगाया था। और ये देखो तीनों का इक्वल अमाउंट, सॉरी इक्वल नहीं, तीनों का एक्चुअल अमाउंट क्या है? 5, 2 और 1। मान लो उसमें मैं पार्टनर भी हूं, तो मेरा उस फर्म में 2 लाख रुपया लगाया हुआ है, और जो लगाया था वो मेरा कैपिटल है। अब मेरे से दूसरे पार्टनर ने कितना लगाया वो देख लिया, तो सी ये 5, 2 और 1 का टोटल क्या है? 8 लाख। तो 20 में से 8 लाख का सल्टर हो गया, अभी भी कुछ बचा है। कितना बचा है बोलना? 12 लैक्स। ये कैसे डिवाइड करेंगे मालूम है? डिसोल्यूशन रेशियो। क्या बोला? डिसोल्यूशन रेशियो। मतलब पता है, सुनो, दुबई में जो पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है ना, वहां पार्टनरशिप डीड होगी। डीड में मालूम है अक्सर पार्टनरशिप फॉर्म लोग लिखते हैं कि जब हम डिसॉल्व होंगे,
अंतिम बंटवारा किस रेशियो में होगा? सी पार्टनर्स लोग का है ना, दो रेशियो होता है। एक तो जब फर्म चल रहा है प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, वो होता है पीएसआर। और एक वो होता है कि जब फर्म बंद कर दी अंत में बंटवारा करेंगे तो उसका अलग रेशियो होता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन रेशियो। और अपने पीएसआर नहीं डीएसआर को इंपॉर्टेंस देंगे। ये क्या बोला पीएसआर डीएसआर? पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डीएसआर इज डिसोल्यूशन रेशियो। और पता है मैं डिसोल्यूशन रेशियो को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? क्योंकि पता है कभी भी हम किसी बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं ना, इट इज अज्यूमिंग कि वो डिसॉल्व हो रहा है धंधा। तो सी एक्चुअली दुबई वाली फॉर्म बंद नहीं हो रही है, लेकिन वैल्यूएशन करते टाइम तो हमने यही माना ना कि अगर फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो अगर सच में फॉर्म डिसॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन के टाइम जब अंतिम बंटवारा होता है उसका यूनिक रेशियो होता है, वो सब में दिया होगा, उसको लेना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मत लेना। प्रॉफिट शेयरिंग इज फॉर शेयरिंग एवरी ईयर्स प्रॉफिट, बट वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन अप्रोच। तो इधर देखो, हो सके तो डीएसआर ले। अपने को कैसे सब में देखना ना यार, क्वेश्चन में डिसोल्यूशन, एक्चुअली सुनो ये डीएसआर मेरा बनाया वर्ड है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि डीएसआर करके लिखा होगा ना, डिसोल्यूशन रेशियो लिखा होगा। इन लोग ऐसा लिखे, सुनो ध्यान से, द पार्टनर्स अग्रीड टू डिवाइड द एसेट्स इन 2:1:2 रेशियो इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। ऐसा सेंटेंस बना के देंगे इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, तो समझ जाओ डिसोल्यूशन रेशियो। बाई चांस नहीं दिया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से काम चलाना। तो सी अभी मैं रेशियो दे नहीं रहा हूं, अपने मन से कुछ भी कर दिया है। अब इसमें इंडिया वाला पापी जो दुबई में घुस के बैठा था वो पार्टनर बी है, तो उसका वैल्यूएशन कितना निकला? 6 लाख। तो इसका टैक्स लगेगा। ब्लैक मनी में टैक्स कितना लगता है? 30%। सी हम लोग वैल्यूएशन एसेट वाइज कर रहे हैं, लेकिन टैक्स एसेट वाइज होगा कि टोटल करके? टोटल करके। लेकिन वैल्यूएशन तो मुझे एसेट वाइज सिखानी पड़ रही है ना। तो ये देखो तीनों का हिस्सा कितना आ गया? 11, 6 और 3। लेकिन इन तीनों में से अपना इंटरेस्ट किस में होगा? जो इंडिया का पॉपी उधर पार्टनर बन के बैठा है। बाकी दुबई में 2-3 शेख लोग पार्टनर होंगे, उससे भारत सरकार का लेना देना नहीं है। ये चैप्टर देसी लोग के लिए बना है। देसी लोग को वर्ल्ड इनकम का टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन इन लोग टैक्स भरते नहीं है। ये पार्टनर ए और बी सी को क्यों नहीं पकड़ेंगे हम? वो तो दुबई के लोग हैं, और दुबई के लोगों के पास दुबई के धंधे में पैसा डाला हुआ है, उससे इंडियन गवर्नमेंट को क्यों पंचायत होनी चाहिए? ये एक्ट है ना, देसी लोग की जान ले रहा है कि श्रीश्वर तू देसी है, तेरे पास दुबई में पैसा डाला हुआ पड़ा है, तो मेरी बैंड बजाएंगे। वो लोग जो मेरे दूसरे पार्टनर लोग हैं दुबई वाले, वो तो फॉरेनर्स है, उनको ब्लैक मनी में गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी। ओके, तो ये हो गया। किधर तक खत्म हुआ अपना? शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म तक खत्म हुआ है। ओके, अब है ना इसमें कुछ बचा है, एक सेकंड में इसका सम कुछ स्टेज पे होमवर्क दे सकता हूँ, देखता हूँ। ये भी जो बचा है ना बहुत छोटी चीज है, फटफट खत्म भी हो जाएगा। ओके, आज नहीं हो पाएगा, आज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर फटाफट खत्म हो जाएगा। ओके, तो अपना शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म तक हुआ है अपना, बाकी का टू बी कंटिन्यूड लेटर। लेकिन वेट, एट दिस स्टेज लेट मी चेक कुछ होमवर्क बन रहा है क्या? किधर ब्लैक मनी एक्ट अपने बुक? हाँ ये रहा। हाँ ये सम दे सकता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन में होमवर्क दे सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन सुनो, ये सम सॉल्व करने में तुम्हें नॉलेज लगे। लुक हियर, मेरे को बता, ये चैप्टर में सुनो, 2 मिनट सुनो ना यार,
ये चैप्टर में हम लोग जो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं वो फॉरेन का ब्लैक मनी है ना। तो अगर मैंने फॉरेन में कुछ एसेट्स लोकेट किए होंगे या फॉरेन की इनकम है, उसका एक्सप्रेशन तो डॉलर्स टर्म्स में होगा ना, लेकिन उसको फिर रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सी ये जो भी मैं सिखा रहा था ना अभी तक तुमको, जब पढ़ाई, ये जब पढ़ाई का जैसे मैंने क्या बताया था, वो फॉरेन का कोई वैल्यू करके एफएमवी निकालेगा, वो तो डॉलर्स पाउंड्स में ही करेगा ना, तो उसको रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 अप्रैल का आरबीआई रेट कैसे कन्वर्ट करना है। सी 1 अप्रैल को ही पकड़ दे हम लोग। सी ये 1 अप्रैल को हम लोग क्या नाम दिया, वैल्यूएशन डेट। पूरा ब्लैक मनी एक्ट है ना एक डेट को चिटका हुआ है। मेरी चोरी का भले एओ को जुलाई अगस्त सितंबर मालूम पड़ा होगा, लेकिन वैल्यूएशन का बेस डेट क्या है, 1 अप्रैल, मतलब अपने ईयर का स्टार्ट, उसी दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, वो भी रेट अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नॉलेज रखना। ऐसे ये मेरे पढ़ाने में बाद में आने वाला था, लेकिन अभी मैंने बता दिया क्योंकि तुम लोग को होमवर्क सॉल्व करने में मदद करेगा। इधर देखो रेट ऑफ एक्सचेंज दी हुई है 3 देख के समझ जाएगा कौन सी रेट इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल वैल्यूएशन डेट वाले, बाकी एक्स्ट्रा तो फालतू में देते हैं ना इन लोग। तो ये वाला सम तुम लोग कर पाओगे क्योंकि मैंने पार्टनरशिप फॉर्म का तुमको थियरी करवा दिया ना, तो कर लेना, आंसर मैं डिस्कस करूँगा। बाकी जो बचा